वेलकम टू NCERT जोन। क्लास 12th का बिज़नेस स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी बिज़नेस स्टडीज़ की के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 की, सेकेंड यूनिट की, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक लंबा चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है सारे चैप्टर्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है, तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश की थी मैंने पिछले वीडियो में, यूनिट 1 में, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लगभग 1.5 घंटे का हो गया था। तो मैंने क्या सोचा है, अब से मैं इन वीडियोज़ को 2-3 पार्ट्स में बनाऊँगा, और ताकि इससे होगा क्या कि वीडियोज़ छोटे छोटे बनेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा और आपको भी बोरियत नहीं होगी वीडियोज़ देखने में। तो ये पार्ट 1 है सेकेंड यूनिट का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की उसके फीचर्स की, उसके इंपॉर्टेंस की, साथ ही साथ हम बात करेंगे वैल्यूज़ की एंड प्रिंसिपल्स की। ओके, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे फेयोल्स के प्रिंसिपल्स की, हेनरी फेयोल की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर बच जाएगा हमारा पार्ट, एक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसके अलावा 1-2 पॉइंट्स जो बच जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता है, किसी भी काम को, किसी भी गोल को जो हमने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जितने भी प्रोसेस हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। और किसी भी काम को करने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, है ना। उसके बाहर जा कर के आप उस काम को अगर करते हो तो वो या तो लीगली गलत होता है, या फिर आपका जो एक मोरल है तो मोरल के ख़िलाफ़ भी होता है। तो मोरल के अंदर रह कर के मोरल के हिसाब से काम करना और लीगल प्रोसीजर के अंदर रह कर के काम करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं मैनेजमेंट में भी, तो उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। ये एक सेट गाइडलाइंस होते हैं जो कि आपको या मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपना काम करिए, किस तरीके से मैनेजमेंट करिए, ताकि जो स्टैंडर्ड गोल आपने सेट किया है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं, उसे अच्छे से आप अचीव कर पाएँ। क्लियर है? तो पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers towards the organization। समझते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है। ब्रॉड का मतलब बहुत सारे बातें इसमें बताई गई हैं, और जनरल गाइडलाइंस है, जनरल का मतलब सामान्य गाइडलाइंस है, जो हेल्प करता है मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में। साथ ही साथ मैनेजर्स को ये भी बताता है कि आपका बिहेवियर जो होगा वो किस तरीके से बिहेवियर आपको रखना है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, फॉर एग्जांपल, while deciding about promotion of an employee, one manager may consider seniority where the other may follow principles of merit। अब देखिए, हर इंसान का प्रिंसिपल अपना अपना होता है, हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल प्रिंसिपल होता है जो कि उसके वैल्यूज़ से बने होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। जैसे आपका भाई, आपका दोस्त, ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों के प्रिंसिपल्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए मैनेजमेंट में प्रिंसिपल सेट कर दिया गया है ताकि आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करके काम करो, ताकि ये जो काम हो वो जनरली जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उसके नज़र में सही लगे। ठीक है, प्रिंसिपल यही तो कहता है कि जिसे ज़्यादा लोग जिसे सही मानते हैं वही सही है, जिसे कुछ लोग सही मानते हैं वो सही नहीं है। क्लियर है? यही प्रिंसिपल्स हमें बताता है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब बात आती है प्रमोशन की, मान लीजिए किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय है और प्रमोशन का टाइम आया, तो जो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर या जो एग्जीक्यूटिव है, जो कि प्रमोट करेगा छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ को, तो एक क्या कर सकता है, वहाँ पे भाई भतीजावाद कर सकता है। भाई भतीजावाद का मतलब है कि थोड़ा रिसोर्स पैरवे वगैरह लगा करके, नेपोटिज्म जिसे कहते हैं, वो अपने करीबी को ऊपर कर सकता है। तो ये तो प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। उसके अलावा कोई क्या कर सकता है, सीनियरिटी को प्रायोरिटी दे सकता है कि भाई प्रमोशन का टाइम आया
तो मिस्टर श्यामलाल जो कि 60 साल के हैं उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए, और लक्ष्मण जो कि ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन वो बस अभी 35 साल का है तो उसे नहीं मिल सकता प्रमोशन। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है? तो ये आपके प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को सही मानते हो या किस चीज़ को गलत मानते हो। अगर आप सीनियरिटी को तवज्जो देते हो दैट मीन्स आपके लिए वो सही कर रहा है, लेकिन अगर आप टैलेंट को महत्व देते हो तो वो गलत कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही तो हमें बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। वहाँ पे आपके इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक सेट गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मेरिट वाला पीपल है उसको देना चाहिए प्रमोशन, और ये भी हो सकता है जो सीनियर है उसके पास हो सकता है एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो उसे भी दिया जा सकता है। तो वो तो बात होती है कि जो आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताएगा आप उसे फॉलो करोगे। तो सिंपल टर्म में हमें समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, एक सेट गाइडलाइंस होता है, रूल होता है जिसे फॉलो करके हम मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है? दूसरे शब्दों में अगर समझे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन वाइल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंस है। क्लियर है? इस बात को ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि किस तरीके से आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को करना है। ठीक है, काम किस तरीके से करना है ये बताता है। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द एक्शंस टू बी टेकन व्हाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करते टाइम पे जो काम हमें करना है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उस काम को किस ढंग से करना है, किस गाइडलाइन के हिसाब से करना है, दैट गाइडलाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? ओके, प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लागू करने के लिए जब कोई मैनेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को रन कराता है तो उसे किस हिसाब से रन कराना चाहिए, उसी गाइडलाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। थोड़ा सा यहाँ पे हमें बोल रहा है कंपैरिजन कीजिए, किसके बीच में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है, साइंस का भी प्रिंसिपल है। तो डिफरेंस क्या है? पहला जो डिफरेंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब होता है कि इट कैन बी चेंज्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज्ड एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन, राइट? दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, रिजिड नहीं होता है। आप उसको मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ पे जिस कंडीशन में जो सही लगता है उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें साइंस के प्रिंसिपल्स की तो वो रिजिड होते हैं। रिजिड इसलिए होते हैं कि एग्जांपल अगर ले ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन अर्थ के किसी भी कोने में चले जाइए, ग्रेविटेशन ही रहेगा, सेम अप्लाई होगा अर्थ के किसी भी कोने में। तो ग्रेविटेशन जो है ये प्रिंसिपल मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे दैट इज़ रिजिड। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम किसके साथ डील करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के साथ, है ना, एम्प्लॉय के साथ, और हमारा जो रिसोर्सेज है उसके किस तरीके से हम एम्प्लॉय को डील करें, तो वो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है। एंड कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरीज। क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेबोरेटरी में आप कर सकते हो टेस्ट कि ये सही है या गलत है? नहीं कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिराइव किए जाते हैं डे टू डे एक्सपीरियंस से, है ना, ऑब्जर्वेशन से। जबकि साइंस का जो प्रिंसिपल है उसे हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी जो होते हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डिराइव किए गए होते हैं जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या समझ में आया? मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो डायनेमिक है, इसे चेंज किया जा सकता है सिचुएशन के मुताबिक, जबकि साइंस का प्रिंसिपल है वो रिजिड होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा डिफरेंस क्या देखने को मिला? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है और इसे हम टेस्ट नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, और जबकि साइंस का जो प्रिंसिपल है ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस, एक्सपेरिमेंट के बाद डिराइव किया गया होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है और किया जा सकता है। बात करते हैं अब आगे
तो आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है, टेक्निक का मतलब क्या होता है? देखिए, टेक्निक्स आर प्रोसीजर्स और मेथड्स विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स। किसी भी डिज़ायर्ड गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं और उस प्रोसीजर्स में जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको हम कैसे फॉलो करते हैं, इसी को हम कहते हैं टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं तो हमें पता है, एक गाइडलाइंस होते हैं जो कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ये हमें बताता है। तो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, आई होप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़। इसी की बात मैं कर रहा था, प्रिंसिपल और वैल्यूज़ में क्या अंतर है। आप सुनते आए होंगे, काफ़ी लोग जब भी हम कभी बात करते हैं और कुछ ऐसे गलत काम हो जाता है, न्यूज़ हम सुन लेते हैं कि किसी ने चोरी कर ली या किसी ने डाका डाल दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो हमारे मन में हम क्या कहते हैं, अरे जिसकी जैसी वैल्यू रहती है, जैसे वैल्यूज़ उसे मिले होते हैं वैसा ही तो वो हरकत करता है। प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ में क्या अंतर है, तो देखते हैं जो सबसे मेन डिफरेंस है प्रिंसिपल्स में और वैल्यूज़ में। प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत। अब क्या सिद्धांत आपका क्या है, हर इंडिविजुअल का अपना अपना सिद्धांत हो सकता है, क्लियर है। मान लीजिए किसी का प्रिंसिपल है कि मैं संडे को 4 बजे उठूँगा, दैट इज़ हिज प्रिंसिपल और हर प्रिंसिपल, उसके हिसाब से वो कहता है कि मैं हर संडे को 4 बजे सुबह में उठूँगा या उठूँगी, तो दैट इज़ देयर ओन प्रिंसिपल। किसी का हो सकता है कि मैं संडे को 12 बजे तक सोऊंगा, वो उसका अपना प्रिंसिपल है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कैन बी वैरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। वैल्यूज़ का क्या है, वैल्यूज़ हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वैल्यूज़ जो होते हैं वो हम इनहेरिट करते हैं, जो इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम आर एंसेस्टर्स और फ्रॉम आर एल्डर्स, क्लियर है, और फ्रॉम आर फैमिली बैकग्राउंड्स। जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से हम आते हैं उसी तरीके के वैल्यूज़ हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, क्लियर है। तो जो काइंडनेस हो गया, कोई इंसान काइंड है, काइंड हार्टेड है, या कोई सिर्फ ट्रुथ बोलना पसंद करता है, उसे लगता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो ये सब उसके वैल्यूज़ हैं। और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन वैल्यूज़ होते हैं, जिस तरीके की वैल्यूज़ आपको मिले हैं उसी तरीके के प्रिंसिपल्स आप अपने लिए बनाते हो। ये बात आगे चल के क्लियर होगी जब ये पूरा हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स इज़ दैट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन पर्सनस वैल्यूज़। जिस तरीके के पर्सन के संस्कार है, जिस तरीके से के उस व्यक्ति के संस्कार है, वैल्यूज़ है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी पे बेस्ड होता है उसका सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स। दस इट इज़ वैल्यूज़ दैट एक्ट एज द फाउंडेशन फॉर प्रिंसिपल्स। तो जो वैल्यूज़ होते हैं वो एक तरीके से फाउंडेशन का काम करते हैं प्रिंसिपल्स के लिए, क्लियर है। दीज प्रिंसिपल्स विच इमर्ज एज बिलीफ और रूल बेस्ड ऑन वैल्यूज़। जो प्रिंसिपल होते हैं वो आगे चल के क्या वही बन जाते हैं, रूल बना लेते हैं, या बिलीफ, एक कहते हैं ना हमारा बिलीफ है, और वो बेस्ड होता है वैल्यूज़ पे। कैन इवन इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द होल सोसाइटी। और यही वैल्यूज़ और यही प्रिंसिपल जो है वो कभी कभी पूरे सोसाइटी का रुख बदल के रख देती है। तो जितने अच्छे वैल्यूज़ रहेंगे, जितने अच्छे संस्कार रहेंगे, जितने अच्छे प्रिंसिपल्स होंगे, उसी के हिसाब से सोसाइटी भी आपकी है वो डायरेक्शन बदलेगी। अगर अच्छा है तो अच्छे डायरेक्शन में जाएगी, बुरा है तो बुरे डायरेक्शन में जाएगी। बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ होता क्या है, तो देखिए, वैल्यूज़ डिस्क्राइब व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सनस लाइफ। किसी पर्सन के लाइफ में उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज़ वैल्यू फॉर दैट पर्सन, राइट। इट इज़ वैल्यूज़ दैट अनकॉन्शियसली हेल्प अस टू फॉर्म आर इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स। ये वैल्यू ही है जो कि हमें अपना इंडिविजुअल प्रिंसिपल को फॉर्म करने में अनकॉन्शियसली मदद करता है। वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन टू अ पर्सन कैरेक्टर। किसी भी इंसान का जो कैरेक्टर है, किसी भी इंसान का जो चरित्र है, उसका फाउंडेशन होता है वैल्यूज़ जो उसे मिले हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से या अपने सोसाइटी से, क्लियर है। एटीट्यूड, परसेप्टिव एंड ओवरऑल बिहेवियर जो भी है, एन इंडिविजुअल ऑलवेज यूजेस वैल्यूज़ टू मेक डिसीजन अबाउट राइट और रॉन्ग। कोई भी इंसान गलत और सही के बीच में फ़र्क कैसे कर लेता है, कभी सोचा है? तो ये वैल्यूज़ ही है जो उससे क्या गलत है और क्या सही है इसमें फ़र्क करना बताता है, क्लियर है। ईच इंडिविजुअल मे हैव डिफरेंट वैल्यूज़।
अलग अलग इंसान के अलग अलग वैल्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन विल वैल्यू हैप्पीनेस अबव ऑल वेयर एज अनदर विल वैल्यू करेज एंड डेडिकेशन। किसी इंसान के लिए हैप्पीनेस जो है ये वैल्यू सबसे ज़्यादा रखती है, तो किसी दूसरे इंसान के लिए जो करेज है और डेडिकेशन है, साहस है और जो समर्पण का एक भाव है वो ज़्यादा महत्व रखता है, वैल्यू रखता है। तो देखा, वैल्यू दो इंसान के अलग हो सकते हैं। एन इंडिविजुअल हु हैज़ हाई मोरल वैल्यूज़ डिस्प्लेज क्वालिटीज़ सच एज, जिस इंसान में हाई मोरल वैल्यूज़ है उसमें क्या चीज़ें देखने को आपको मिलती है? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेज, लॉयल्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। ठीक है, ये चीज़ें, ये सब वैल्यूज़ हैं इंसान के। क्लियर है? अब इसी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रिंसिपल। जैसे किसी इंसान की वैल्यू है लॉयल्टी, तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। तो वो इंसान कहता है कि आई विल नेवर चीट ऑन एनी पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉयल्टी उसकी वैल्यू है एंड आई विल नॉट चीट ऑन एनी पर्सन, दैट इज़ हिज प्रिंसिपल और हर प्रिंसिपल। ओके, सो द वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है, और द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज़। समझ में आ गया? ओके, अ पर्सनस पर्सनल वैल्यूज़ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स। किसी इंसान के वैल्यूज़ है ना अफेक्ट हो सकते हैं। कैसे हो जाते हैं? हम कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके वैल्यूज़ जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड आपका कैसा है, एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं आपकी लाइफ में, किस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, एडुकेशन आपका कैसा रहा है, एंड रिलीजन, रिलीजन भी काफ़ी मायने रखता है ये वैल्यूज़ हमें बिल्ड करने में। हाउएवर, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू चेंज हिज वैल्यूज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। किसी इंसान की वैल्यू चेंज भी हो सकती है पैसेज ऑफ टाइम। हम कहते हैं ना, यार वो लड़का कितना अच्छा था बचपन में, अब आगे चल के ये कैसा हो गया है, बिगड़ गया है ना, या वो बचपन में बहुत बदमाश था, अब कितना शरीफ हो गया है, ऐसा कहते हैं। तो ये क्या होता है कि वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं जब वो इंसान किसी ऐसे एनवायरनमेंट में, किसी ऐसे सोसाइटी में, किसी ऐसे बैकग्राउंड में, किसी ऐसे एक्सपीरियंस ले रहा होता है। मतलब अच्छे, जो इंसान बुरे से अच्छे की तरफ जाता है उसकी वैल्यूज़ भी अच्छे हो जाएंगे, और जो अच्छे से बुरे की तरफ जाएगा उसके वैल्यूज़ बुरे हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स, जैसा मैंने बताया कि वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं। तो प्रिंसिपल्स आर मोरल रूल्स और बिलीव्स दैट हेल्प यू नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग एंड दैट इन्फ्लुएंसेस योर एक्शंस। तो वैल्यूज़ समझ में आ गया। जैसे ऑनेस्टी वैल्यू थी, है ना, हैप्पीनेस वैल्यू था, लॉयल्टी वैल्यूज़ थी। अब उस पर बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल्स जो कि आप डिसाइड करते हो कि क्या गलत है, क्या सही है। ओके, एंड दैट इन्फ्लुएंसेस योर एक्शंस, और वही आपके एक्शंस को भी दिखाता है। प्रिंसिपल्स आर व्हाट यू स्टैंड फॉर इन लाइफ, दे डायरेक्ट योर लाइफ एंड एक्ट एज मोरल कंपस। सो प्रिंसिपल्स क्या होता है, आप लाइफ में किस लिए हो, किस दिशा में आपकी लाइफ जाएगी और कैसे हो, ये डिसाइड करता है आपका प्रिंसिपल। इन अदर वर्ड्स, दे गवर्न योर बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है उसका मालिक होता है आपका प्रिंसिपल, वो गवर्न करता है पूरे तरीके से। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द पर्सनल वैल्यूज़, जैसा मैंने बताया। वी होल्ड डियर टू अस, है ना, जो कि हमारा अपने पास होता है वो वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वैल्यूज़ नॉन वायलेंस, अगर किसी पर्सन की वैल्यू है नॉन वायलेंस, वो कहता है कि मैं नॉन वायलेंस में भरोसा रखता हूँ। ही विल नेवर गेट इनटू फाइट्स विद अदर्स और बिहेव अग्रेसिवली। तो अगर किसी का नॉन वायलेंस का वैल्यूज़ है, उसके अंदर वो बिल्ट है, वैसा बैकग्राउंड उसे मिला है, उस तरीके से उसने इनहेरिट किया है उस चीज़ को, तो वो कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज़ प्रिंसिपल कि मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ूंगा। ठीक है, और जो बेस्ड है नॉन वायलेंस के ऊपर। ओके, सो नॉन वायलेंस हियर इज वैल्यू एंड आई विल नेवर गेट इनटू फाइट्स, दैट इज प्रिंसिपल। ओके, दिस बिहेवियर इज prompted by belief that he or she will never behave aggressively or violently. If you value honesty, अगर आप honesty को वैल्यू देते हो, ठीक है, यहाँ पे honesty एक वैल्यू हो गई। You will never tell lies, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, ये प्रिंसिपल हो गया। Not even a white lie, सफ़ेद झूठ भी नहीं बोलोगे। Here, never telling lies is your principle, right? And honesty is value. Okay? A person who strongly believes that lying is wrong will never deviate from the truth even if it brings personal harm. तो जो इंसान ऐसा ऑनेस्ट है और वो प्रिंसिपल उसका है कि कभी वो झूठ नहीं बोलेगा, तो वो उस हालात में भी झूठ नहीं बोलेगा
कितना भी बुरा हालात हो, वो बिल्कुल पर्सनल हार्म हो रहा हो उसका उस सिचुएशन में, तभी भी वो झूठ नहीं बोलेगा। फ़िलहाल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं आजकल। चलिए, तो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंसेस थे पता चल गया, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। गिवन बिलो आर सम वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद देम। सो एज आई सेड यू वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज। सो द वैल्यू यहाँ पे एक है थ्रिफ्टीनेस। थ्रिफ्टीनेस का मतलब है होता है, आप कह सकते हो कंजूस, जिसे पैसे की अहमियत का पता है, तो उसे हम कंजूस कहते हैं। एंड दैट साउंड्स सो नॉट सो कूल। सो थ्रिफ्टीनेस अगर हम बोले कि वो इंसान थोड़ा पैसे बचाने वाला है, राइट। सो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, अगर वो उसकी वैल्यू है थ्रिफ्टीनेस, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, आई विल नेवर बाई ब्रांडेड क्लॉथ्स। मैं कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े एक्सपेंसिव होते हैं और उसका वैल्यू क्या है, थ्रिफ्टीनेस, पैसे बचाना। अगर किसी की वैल्यू है फेयरनेस, यानी कि वो चाहता है फेयरनेस, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ ना हो किसी के साथ, तो प्रिंसिपल उसका क्या हो जाएगा, आई विल नेवर ट्रीट पीपल अनफेयरली। अगर किसी की वैल्यू है ऑनेस्टी, तो उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आई विल नेवर लाई इवन इफ इट इज़ टू प्रिवेंट हार्म। ओके, तो ये रही कुछ वैल्यू और उस पर बेस्ड प्रिंसिपल्स। अब बात कर लेते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। सबसे पहला जो फीचर है वो है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब है, जैसा मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ आपको कि प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस होते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस टू मैनेजरियल एक्शंस, मतलब किस तरीके से आपको वो मैनेजरियल एक्शन लेना है। लाइक जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये किस तरीके से करना है, इसे बताता है प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। दूसरा जो फीचर है वो है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो ये जो गाइडलाइंस है, ये जो प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए हैं, ये इसकी फीचर है कि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डिराइव किए गए हैं। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे ये रूल अप्लाई किए गए, उसके बाद ऐसा मार्केट को ऑब्जर्व किया गया, फिर देखा गया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, और मतलब उन चीज़ों में क्या कॉमन है, और उन्हीं कॉमन चीज़ों को उठा करके प्रिंसिपल्स बनाया गया। क्लियर है? तो ये दो तरीके से किया गया, एक तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, और दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैनेजर का रहा उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए। तो बात अगर करें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू रेमेडी द प्रॉब्लम ऑफ फैटिग ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। अगर देखिए, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको थकान भी तो होती है ना, तो इसे कैसे ठीक किया जाए। एन एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड टू सी द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशंस टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो वो जो फैटिग होता था उनको मतलब भाग दौड़, तनाव, थकान, तो इनके लिए फैक्ट्री में जाइए, वर्कर्स को ऑब्जर्व कीजिए और ऐसा कुछ उपाय करिए कि किस तरीके से, मतलब ऐसा कुछ 2-3 उपाय करिए और देखिए कि किस चीज़ को करने के बाद जो वर्कर्स का फैटिग है वो दूर होता है और वापस से वो रिचार्ज हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके। दूसरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर का रहा, फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स दैट डिसिप्लिन इज़ indispensable for accomplishing the organizational objective। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजर अपना करता है। अगर वो कभी डिसिप्लिन को उसने फॉलो नहीं किया तो वो मैनेजर कभी भी उसका जो डिसिप्लिन को वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, अगर जिसने डिसिप्लिन को वैल्यू दिया है शुरू से, वो मैनेजरियल काम में भी डिसिप्लिन को वैल्यू देगा। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे एक तो डिपेंड करता है ये प्रिंसिपल, और दूसरा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे। तीसरा फीचर क्या है कि कॉन्टिंजेंट होता है। ठीक है, कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब है, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बताया, डायनेमिक। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि
ये अप्लाई कैसे करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह, सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जैसे एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मान लीजिए आपका है डिवीज़न ऑफ वर्क, दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड, तो सेम प्रिंसिपल्स को हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ये प्रिंसिपल इस सिचुएशन के हिसाब से, इस प्लेस के हिसाब से, इस ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के हिसाब से एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अगर है उसी सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो, दैट्स वाई दिस इज़ कॉन्टिंजेंट। ओके, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से जैसा सिचुएशन वैसा प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन। एक तो फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन का क्या एग्जाम्पल दिया गया, बट व्हाट इज just and fair is determined by multiple factors like contribution of the employee, paying capacity of the employer and prevailing wage rate, salary for the occupation। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि एक प्रिंसिपल आपने बनाया कि आप फेयर एंड जस्ट वेज दोगे, सैलरी दोगे। फेयर का मतलब है कि फेयर, जस्ट का मतलब कि हाँ जितना तय किया गया उतना दे देना है, क्लियर है। तो इसमें कोई इंसेंटिव बोनस वगैरह आप नहीं दोगे। तो ऐसा किस लिए कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि बहुत सारे फैक्टर्स आप देखोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये जो वर्कर है ये कैसा है, एम्प्लॉई कैसा है, इसका डेडिकेशन है या नहीं है काम में, ये काम को ढंग से करता है या नहीं करता है, टाइम पे पूरा करता है या नहीं करता है। उसके अलावा आपका जो उस टाइम का जो प्रिवेलिंग वेज रेट है वो क्या चल रहा है, वेज रेट, तो उसके हिसाब से भी ये चीज़ें आप देखते हो। तो प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो सकता है, इसलिए इसको कॉन्टिंजेंट कहते हैं। चौथा, फ्लेक्सिबल, सेम चीज़ है कि फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। देन है इन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो देखिए यूनिवर्सिटैलिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी अगर बोले ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है एप्लीकेबल है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे वो लार्ज हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख ले, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी के लिए वर्क शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल टास्क एज ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेंड इन द प्लेटफॉर्म। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल्स है ये किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अच्छे काम को अच्छे से करने के लिए और सही से करने के लिए काम को डिवाइड कर देना चाहिए। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए वर्क को। डिवीज़न ऑफ वर्क रहेगा तो एक तो स्पेशलिटी मिलेगी, साथ ही साथ काम अच्छे से हो पाएगा, टाइम पर हो पाएगा। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी एक फीचर है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। देन सिक्स्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल्स आप लगा रहे हो तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो हर प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले आप देखते हो कि इसको करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये एक फीचर है किसका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। देन बिहेवियरल का क्या मतलब है? देखिए बिहेवियरल का मतलब है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेनली बिहेवियरल नेचर के होते हैं बिकॉज दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मोर ओवर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज इन एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये बिहेवियरल पे या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स का काम ही है ह्यूमन बिहेवियर को मेज़र करना। ओके, एग्जांपल के तौर पे देखिए पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है ना, उसके हिसाब से हर प्लेस पे चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में जो रिसोर्सेज होने चाहिए और जो पीपल होने चाहिए वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम होने चाहिए। तो बिहेवियरल होता है, काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो ये कुछ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, है ना। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस हम कह लें, पहला है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। ये
यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। कैसे? तो देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिराइव किए गए हैं। द प्रिंसिपल्स मेक द मैनेजर अवेयर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस सो दैट ही डज नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ द प्रीवियस मैनेजर। और ये प्रिंसिपल्स उन मैनेजर्स को सिखाता है कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए ताकि वो जो पास्ट मिस्टेक्स अगर उन्होंने कुछ की है उसको भी रिपीट वो ना करें। इन दिस वे timely guidance reduces the wastage of resources and the objectives can be achieved in a less expensive manner। तो ये जो प्रिंसिपल्स है इनके वजह से रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, टाइम कम वेस्ट होगा और जो भी आपने गोल रखा हुआ है, सेट किया हुआ है, उसको आप अचीव कर लोगे लेस एक्सपेंसिव मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू वन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, ये एक प्रिंसिपल है। इसके हिसाब से अ जॉब इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल यूनिट्स, एवरी यूनिट और पार्ट ऑफ असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसके हिसाब से हर एक काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और हर एक यूनिट का काम कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल्स को सौंप देना चाहिए। ईच इंडिविजुअल डज द सेम वर्क रिपीटेडली दैट हैज़ बीन असाइंड। और क्योंकि हर इंडिविजुअल सेम काम को, जैसे मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज़ मार्केटिंग का काम करेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस का काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले ह्यूमन रिसोर्स का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। और इस तरीके से जब वो रिपीटिंग मोड पे काम करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे और स्पेशलिटी को प्राप्त कर लेंगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क से क्या होता है समझ में आ गया। तो एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। नेक्स्ट अगर बात करें हम इम्पोर्टेंस की या सिग्निफिकेंस की, तो नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, जो आपका रिसोर्स है बिजनेस में उसको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आपको ज़रूरत है 10 एम्प्लॉयज़ की तो 12 आप नहीं रखोगे, आप 10 रखोगे। अगर ज़रूरत है 15 की तो 12 नहीं रखोगे, 15 रखेंगे आप। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज भी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको अच्छे से उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कॉस्ट कम पड़े आपको और वेस्ट ना हो मटेरियल्स, है ना। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल जैसे मटेरियल, मशीन्स, मनी एट्सेट्रा एंड ह्यूमन यानी कि मैन पावर रिसोर्सेज आर यूज्ड, यही यूज़ होते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू पुट देम टू ऑप्टिमम यूज और अवॉइड वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो यही तो है, जब प्रिंसिपल्स आप यूज़ करोगे और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपका जो वेस्टेज है वो कम हो जाएंगे। तो एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके हिसाब से क्या होता है कि देयर शुड ओनली बी वन बॉस फॉर एम्प्लॉयज़ एन एम्प्लॉय एट अ टाइम। इसके हिसाब से यूनिटी ऑफ कमांड के हिसाब से ये कहा गया है कि एक एम्प्लॉय के लिए एक टाइम पे एक ही बॉस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर दैट एम्प्लॉय, यू आर द एम्प्लॉय, सो यू शुड हैव ओनली वन बॉस। आपके लिए एक ही बॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर 2, 3, 4, 5 लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो एक टाइम पे एक एम्प्लॉय एक ही इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, है ना, अकाउंटेबल रहे तो ही अच्छा है। और यूनिटी ऑफ अ कमांड यही कहता है। ओके, इससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स जो होगा वो कम वेस्ट होगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है वो है साइंटिफिक डिसीजन। एक तो ये प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो तो आपको साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप तुक्के में कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, नहीं। ये जो प्रिंसिपल्स है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। तो जो भी प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हैं ये आपको मदद करता है फंक्शन को अच्छे से करने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वन इज एक्सपेक्टेड टू डू जॉब इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड इफ देयर इज सम एरर सम अदर मेथड हैज़ टू बी अडॉप्टेड, है ना। एक मेथड था पहले ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके हिसाब से क्या होता था कि एक मेथड को यूज़ करते थे और लगता था कि नहीं ये मेथड तो बेकार है, इसका कुछ यूज़ नहीं है, सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस मेथड को छोड़ करके किसी और मेथड की तरफ हम मूव कर जाते थे। तो इसमें क्या होता था, काफ़ी चीज़ें वेस्ट होती थी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल वेस्ट, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होता था, यानी कि मैन पावर वेस्ट होता था, साथ ही साथ फिजिकल रिसोर्सेज वेस्ट होते थे, है ना, काफ़ी खर्चा आ जाता था। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक ये जो
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनको फॉलो करने के लिए बोला गया है ताकि साइंटिफिक डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सके। देयरफॉर द मैनेजर्स आर ट्रेन्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच मेक्स देम कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, साइंटिफिक डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रिंसिपल है जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेल्स अस दैट if a subordinate is entrusted with the some responsibility he should be allowed sufficient authority to accomplish it। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई पावर दिया गया है, लाइक फाइनेंस मैनेजर को आपने फाइनेंस का डिपार्टमेंट सौंपा है, तो उसे पूरी छूट दीजिए, उसे पूरी फ्रीडम दीजिए कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके, और वो अगर अपने हिसाब से डिसीजन लेगा तो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा बिना किसी दबाव के, और आपकी कंपनी आपके बिजनेस के हित में काम करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल वो है, सॉरी इम्पॉर्टेंस वो है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। देखिए एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि अभी के टाइम में क्या होता है, बिजनेस तभी अलाइव रह सकता है, तभी टिका हुआ रह सकता है जो कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके रख सके, उसके साथ पेस को बरकरार करके रख सके, है ना। थोड़ा सा एक्सीलरेटर छोड़ा, टाइम आगे निकल जाएगा, आपका बिजनेस पीछे छूट जाएगा। इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, न्यू टेक्निक्स आर एमर्जिंग एवरी डे, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ नया तकनीक आ जा रही है। मैनेजर्स हु कैन अंडरस्टैंड द चेंजिंग सिचुएशन वेल इन टाइम कैन अलोन फेस कंपटीशन सक्सेसफुली। तो वही मैनेजर्स टिका रह सकता है, अपने बिजनेस को टिका रख सकता है, जो कि इन चेंजेस को अच्छे से पहचानता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनेबल द मैनेजर्स टू फेस दिस चैलेंज। और इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कुछ क्वालिटीज़ प्रोवाइड करती है उस मैनेजर को। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, tells us that all the activities connected with the attainment of the same objective should be completed under the direction of the same manager। तो देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सेम ऑब्जेक्टिव को लेकर के, उससे जो कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एक ही डायरेक्शन में सेम मैनेजर के अंदर में छोड़ देना चाहिए, ताकि एक कहते हैं ना बहुत सारे लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, काम खराब कर देंगे। तो यही कहता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ये भी इंपॉर्टेंस है इसका, कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स एंड इनेबल देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक एम्प्लॉयज़ की, हर एक इंसान की, हर एक बिजनेस की, मतलब जितने भी इंसान हैं सबकी कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि दे बिलोंग टू सोसाइटी। तो जिसकी वजह से उनका कुछ फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी को लेकर कि कुछ वो सोसाइटी को प्रोवाइड करे। क्लियर है? मोर एफिशिएंट मैनेजर्स कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रीजनेबल प्राइस अवेलेबल ऑल द टाइम्स। तो जो अच्छे मैनेजर्स होंगे वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, और प्राइस जो होगा वो सही रहेगा, रीजनेबल होगा, ताकि समाज में जो व्यक्ति हैं जिससे उनका बिजनेस चलता है उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो और वो उनको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन एडवोकेट्स। फेयर रेम्यूनरेशन एडवोकेट क्या करता है कि अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प्स इन फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम। तो जो लोग काम करते हैं किसी बिजनेस में उनके लिए फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, और यही कहता है ये प्रिंसिपल, जिससे अगर वो फेयर रेम्यूनरेशन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, तो इस तरीके से वो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो द एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनकरेजेस द रिसर्चर्स टू ब्रिंग इन मोर इम्प्रूवमेंट इन देम। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको एनकरेज करता है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर्स हैज़ मोल्डेड इट सेल्फ इन सच अ फैशन दैट दे आर डूइंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली समथिंग न्यू। तो इससे क्या होगा कि मैनेजर्स में एक एटीट्यूड डेवलप होगा जिससे वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचेंगे। इट मीन्स दैट द मैनेजर्स हैव कम टू एक्वायर एन एटीट्यूड टिल्टेड टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिससे मतलब एक एटीट्यूड उनमें आएगा कि कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और ये कब आएगा, जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। दिस हैज़ हेल्प्ड द मैनेजरियल नॉलेज टू बी मोर सॉलिड एंड साइंटिफिक। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग education and training
टू दी मैनेजर्स बाय एनरिचिंग दियर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे, सिग्निफिकेंस थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी फेवल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी NCERT जोन। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करिए, उसके बाद फेसबुक पे जाके हमें लाइक करिए, और PDF फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं इस चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।